मेंस के पर्पज से आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था जिसमें 100 क्वेश्चन थे पूरे, ठीक है। उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन था कि डायमेंशन पूछ रखी V बाय W, यानी कि स्पेस बाय सब स्पेस की डायमेंशन। ये लीनियर अलजेब्रा का बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा रिजल्ट होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस में डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया और सीधा रिजल्ट है लीनियर अलजेब्रा का। सेकंड क्वेश्चन, V with a vector space of all polynomial डिग्री लेस देन इक्वल टू 10। ध्यान से समझना, V be the vector space of all polynomial डिग्री लेस देन इक्वल टू 10। V उन सारी डिग्री की पोलिनोमियल का मतलब ऐसी पोलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 है, इंक्लूडिंग 0 0 पोलिनोमियल तो होती है इसमें। देखो वेक्टर स्पेस बनने के लिए ध्यान से सुनना, मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं आपके सामने, a0 a1x a2x किया। ध्यान से सुनना बच्चों, कितने कोफिशिएंट आए हैं जो आपने फिल करने हैं। a1 a0 कुछ भी हो सकता है, a1 a2 कितने हैं 3, तो कितनी जगह फ्री है 3, और यही डिग्री अगर यहाँ तक लिख ली x3। अब कितने कोफिशिएंट आए हैं 4, कितने कोफिशिएंट है 4, 1 2 3 4। 3 डिग्री की पोलिनोमियल में कोफिशिएंट कितने कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर एक चॉइस है, यहाँ पर अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। तो कितनी चॉइस है 4। अब 10 डिग्री में जाओगे तो चॉइस एक कांस्टेंट होने की वजह से कितनी हो जाएगी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 11। डायमेंशन कितनी होगी 11। क्यों होगी 11? रट्टा नहीं मारना बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट में था 10 डिग्री तक का था, एग्जाम में पता नहीं 100 डिग्री तक का आ जाए, 15 डिग्री तक का आ जाए, जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा होगी। क्यों होगी उससे एक ज्यादा होगी, मैंने आपको समझा दी कि कोएफिशिएंट ऐसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट का नाम क्या होता है, और यही हमारी फ्रीडम है। अब देखो पॉलिनोमियल बनाते समय x को तो बदलोगे नहीं आप, ये चॉइस कहाँ है, a0 a1 a2 a3, जितनी चॉइस है वही तो डायमेंशन उतनी तरह से जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t u से v तक, ठीक है। फिर पूछा गया था u इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, u दे रखा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस, ठीक है। और आपसे पूछ रखा है रो ऑफ टी यानी रैंक ऑफ टी म्यू यानी कि नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ 2। ये सीधा आंसर है इसका बच्चों। ये चीज आप बहुत ध्यान से सीखना, रैंक टी और नलिटी का सम डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार v से u या w से u वेक्टर स्पेस चेंज कर सकता है। हमें u का रट्टा नहीं मारना, u नहीं याद रखना, हमें डोमेन, जो भी यहाँ पर डोमेन होगी इन दोनों का सम उसके डायमेंशन होता है, फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। ये आपको गिवन है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद का जो क्वेश्चन था ये था आपका कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर W ए सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस। W इज द सबस्पेस नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये इसको इफ एंड ओनली फिर बोल सकते हो कि सबस्पेस ऑफ V क्या होती है कि W के दो वेक्टर जोड़ दी, W माना चाहिए फॉर ऑल UV एंड एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी से मानी चाहिए, यही होती है। ये नॉर्मली आप बुक में पढ़ते भी हो। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया ऑप्शन में, इसको है ना वर्डिंग में दिया गया है दो वेक्टर का सम दोबारा W में आ जाना चाहिए, इसको बोला गया है क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। ध्यान सुनो, इस प्रॉपर्टी का वर्डिंग में नाम क्या होगा, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों जो दोनों वर्ड दे रखे हैं, एक इसमें ऑप्शन है आपका, मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया था इसमें थर्ड ऑप्शन है क्लोज अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों होनी चाहिए तब ये सबस्पेस बन जाएगा। ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है। फिर एक फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका
ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल एज इट इज, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज होके एग्जाम में आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। डब्ल्यू जिसमें दिया गया है उसकी डायमेंशन पूछी गई है। डब्ल्यू ऐसे दिया गया है ए बी सी, ठीक है, और एक कंडीशन दी गई है बी प्लस ए, कंडीशन दी गई बी प्लस डी इक्वल टू जीरो। जब भी इस प्रकार से कोई सबस्पेस दिया जाए तो उसकी डायमेंशन देखो बच्चों कैसे निकालनी है। ये होती है टोटल डायमेंशन, जितने टप्पल हैं 1 2 3 4, तो टोटल डायमेंशन तो 4, तो लिख लो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। कंडीशन कितनी कंडीशन है? एक। अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तो आप चेक करो कि एल आई कंडीशन कितनी है। मान लो 2 कंडीशन हो तो एल आई चेक करो कितनी है। जितनी भी एल आई कंडीशन हो उतनी माइनस कर दो इनमें से। जब एक ही कंडीशन है तो एल आई क्या चेक करना है? एल आई ही होगी एक, तो 1 माइनस कर दो 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी? 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ना बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है लेकिन कंडीशन बदल दी गई। सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन कंडीशन बदल दी गई। कंडीशन में लिखता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, और ये दे रखी है c इक्वल टू 2d। अब देखो इसको आप चाहो इस साइड लिया, इसको इस साइड लिया तो माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखने का टाइम होता है। ये 2 कंडीशन दे रखी है, तो आपने वही टोटल डायमेंशन देखनी कितनी है। टोटल डायमेंशन कितनी है? 4 है, वही सेम क्वेश्चन है। अब एल आई चेक करना है। अब 2 कंडीशन है बच्चों, 2 कंडीशन को एल आई चेक करो। एल आई चेक करने का प्रॉपर नियम ये होता है, आप करते हो कि इसको 1 1 के कोएफिशिएंट लिख लो। जैसे इसमें सी डी के कोएफिशिएंट तो है नहीं, इसमें ए और बी के कोएफिशिएंट नहीं है, सी का 1 है, डी का -2, ऐसे बनेगी। और इसको रो एटल फॉर्म में चेंज कर दो, ये तो रो एटल फॉर्म में ही है। ठीक बात है, और जितनी रो बचे उतनी ही नॉन जीरो रो बचे उतनी ही क्या होती है? एल आई कंडीशन। 2 ही नॉन जीरो बची तो दोनों एल आई है। और वैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, इसमें केवल ए बी यूज हुआ है, इसमें सी डी यूज हुआ है। जब इनमें कॉमन वेरिएबल यानी कॉमन अननोन यूज नहीं हुए, ये कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकती, एल आई ही होंगी हमेशा, क्योंकि ए को कभी सी थोड़ा ही काट सकता है। ए को काटने के लिए ए का कोएफिशिएंट चाहिए ना। तो 4 2 दोनों एल आई 2 माइनस कर दो 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी? 2। ये 6 क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट है, आपको एज रिजल्ट याद रखना है। एक ये पूछा गया था, ये तो थ्योरम आपकी अलजेब्रा की सिंपल, एक ग्रुप है उसमें कोई एलिमेंट है, उसकी जो कंजुगेट क्लास है फिर उसका ऑर्डर क्या होगा? कंजुगेट क्लास सीआर से डिनोट करते हैं इसको। कंजुगेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा? ये पूछा गया था। तो सीधा रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है? ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड बाय उसके नॉर्मलाइजेशन। ध्यान सुना, सीधा रिजल्ट है। ये आपके हमारे यहाँ बीएससी के सिलेबस में नहीं है आजकल ये टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। आपने सीधा रिजल्ट लिखा है, कंजुगेट क्लास का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर तो है अपने यहाँ पे भी, है ना। नंबर ऑफ द नॉन आइसोमॉर्फिक अबेन ग्रुप ऑफ p की पावर n। ध्यान सुना, ये क्वेश्चन था आपका 8 क्वेश्चन। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर n। p की पावर n we have understood p is prime। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होते हैं? इसमें इतने ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप कितने बन सकते हैं जो नॉन आइसोमॉर्फिक हो? जैसे कोई बोलते भाई 25 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने बन सकते हैं? तो इसी का फार्मूला होता है, जितना p की पावर n है तो n की पार्टीशन निकालो। ऑप्शन में पूछ रखा आपसे कि n क्या निकाल दो आप? n की पार्टीशन। n की जितनी भी पार्टीशन होगी उतनी ही क्या होंगी? नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर के। लेकिन ध्यान रखना तो इस बात में, ये तभी वैल्यू होता है कि p की पावर होनी चाहिए, प्राइम की पावर होनी चाहिए। अगर प्राइम की पावर नहीं है तो प्राइम की पावर पहले आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था बच्चों, इंडेक्स ऑफ an इन ऐसे। ये पूछ रखा था इंडेक्स ऑफ an इन SN। SN आप जानते हो बच्चों क्या होता है? SN सिमेट्रिक ग्रुप जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका ऑर्डर? क्या होता है बच्चों? n फैक्टोरियल।
जितना भी n है। an क्या होता है? अल्टरनेटिव ग्रुप, इसको सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? अल्टरनेटिव ग्रुप। जानते हो आप अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है? ओनली इवन परमुटेशनल ग्रुप। एक पर्टिकुलर ऑर्डर के सेट के ऊपर ओनली इवन परमुटेशनल ग्रुप, और इसका जो ऑर्डर होता है बच्चों n फैक्टोरियल बाय 2 होता है। अब फाइनाइट सेट में, फाइनाइट ग्रुप के अंदर अगर आपने किसी सब ग्रुप का इंडेक्स निकालना हो, इंडेक्स निकालना, मान लो आपने इंडेक्स निकालना, आपने इंडेक्स ऑफ n इन SL, ये फाइनाइट के अंदर ये फार्मूला होता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है, ध्यान रखना ग्रुप और सब ग्रुप है, जो ग्रुप का ऑर्डर है उसके डिवाइड में आप सब ग्रुप का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसका ऑर्डर कराएंगे तो n फैक्टोरियल बाय 2, और ये 2 पर तो ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसका इंडेक्स क्या आ गया? आपका 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था बच्चों, वो तो आपसे पूछा गया ये रिजल्ट किस नाम से जाना जाता है? तो कोशी सेकंड थ्योरम के नाम से जाना जाता है रिजल्ट, कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। an, अगर an की लिमिट l है, देन लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a1 a2 so an डिवाइड बाय n इक्वल टू, तो कोशी फर्स्ट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो अभी डेट रिजल्ट थे, कोई वो नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो भी डेट रिजल्ट है, पी टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि ये पूछा गया जैसे एक सीरीज दी गई है ऐसे 1/n की पावर p, ठीक है। ये इसका आपने टेस्ट में रही है 11th क्वेश्चन था, और पूछा गया है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? तो बच्चों सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? जब p क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। पी टेस्ट होता है, तो पी टेस्ट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद फिर एक आसान था क्वेश्चन था 12th नंबर पे, भी बहुत ज़्यादा आसान था, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। जैसे क्वेश्चन था 12th नंबर पे, एक सेट दिया गया a, ये 12th क्वेश्चन था आपके टेस्ट में, 1 1/2 1/3 सो, और इसका ड्राइव सेट पूछा गया बच्चों, क्या होगा? देखो जब भी आपने ड्राइव सेट निकालना, मैंने क्लासरूम में करवा रखा है आपको, ड्राइव सेट वहीं पर बनेगा जहां पर पॉइंट बहुत ज्यादा इकट्ठे होंगे। जैसे 1 है, मान लिया 0 है, ये 1 है, इसका पहला पॉइंट 1 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ पे होगा, फिर 1/3 फिर यहाँ पे, और यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे डॉट डॉट लगा दूंगा, तो नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा स्पेस में, लेकिन यहाँ आगे स्पेस में, किसकी तरफ अप्रोच करें? सारे पॉइंट 0 की तरफ, तो केवल एक ही लिमिट पॉइंट बनेगा 0, और जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होता है उसको ड्राइव सेट बोलते हैं। तो इसके ड्राइव सेट में क्या आएगी? सिंगलटन 0 आएगी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन था आपके, कुछ क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन वेक्टर के हैं, वो आपको बाद में करवा दिए जाएंगे, उनको मैं कुछ करवा रहा हूँ। द स्टेटमेंट बिटवीन रेशनल पॉइंट देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल पॉइंट इज कॉल्ड द, अनदर रेशनल पॉइंट कॉल्ड द, 2 रेशनल पॉइंट के बीच में फिर से एक रेशनल पॉइंट मिलेगा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ठीक है, इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से समझना क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल पॉइंट बिटवीन एनी 2 रेशनल पॉइंट, इस प्रॉपर्टी को डेंसनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस है वो, इस वजह से मिलेगा। एक आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी होती है, देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, वो अलग बात है। फिर इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर हो जाते हैं, वो अलग प्रॉपर्टी है। तो 2 रेशनल के बीच में रेशनल ही मिलेगा, ये अंदर रेशनल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद एक आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत 15 क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन था ये, लिमिट x goes to 0 sin 1/x, ये पूछा गया, ये क्या है? तो क्या है इसकी लिमिट? डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये 0 पुट करेंगे तो 1/0 साइन इन्फिनिटी बन गया। कई बार हमें लगता है कि साइन तो -1 और 1 के बीच में रहता है, -1 और 1 के बीच में रहता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो सकता है? बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट को आपको समझना पड़ेगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज इन्फिनिटी बन जाए, या डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं होता वो माइनस इन्फिनिटी बन जाए। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये पता नहीं होता हमें कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इन्फिनिटी पर जाने पर इसकी वैल्यू 1 एंड -1 के बीच में आएगी, बट ये तो नहीं पता ना क्या आएगी। जब यही नहीं पता क्या आएगी तो इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ये खुद रखा है, जैसे ऐसे दे रखा है Zn, ये आपका 16 क्वेश्चन है। इफ
Zn is maximal ideal of Z। देन n के बारे में ध्यान से मेरा बच्चों, इस टाइप का आइडियल जब मैक्सिमल आइडियल हो जाए Z का Z सेट ऑफ इंटीजर, तो n क्या होगा बच्चों? इफ एंड ओनली का रिजल्ट होता है n प्राइम होता है। इफ एंड ओनली का होता है ध्यान से एग्जाम में आपकी बार टेस्ट में ये दिया ना, तो हो सकता है एग्जाम में उल्टा पूछ ले, अगर प्राइम होगा तो मैक्सिमल होगा, ये मैक्सिमल होगा तो ये प्राइम होगा, दोनों साइड से रिजल्ट होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? प्राइम आएगा ना। ठीक, फिर 17 क्वेश्चन था आपका। 17 क्वेश्चन इस टाइप से था, जी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन द नंबर ऑफ द एलिमेंट विद ऑर्डर n। ये पूछा गया है जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G विद ऑर्डर n। सीधी बात है कि एक साइक्लिक ग्रुप में उतने ही ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे जितने ऑर्डर का ग्रुप है, तो फाई n, आइदर फाई फंक्शन फाई n। ठीक है बच्चों, फाई n। जनरेटर पूछ ले तो भी फाई n, उतने ऑर्डर के एलिमेंट पूछ ले तो भी फाई n, कई बार घुमा के क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कितने एलिमेंट हैं व्हिच कैन जनरेट ग्रुप, तो भी फाई n। मतलब बात तो वही, घुमा के पूछने से कुछ नहीं होता। ठीक, तो उसके बाद जो क्वेश्चन थे ओडीपीटी के जो लेंथी क्वेश्चन है अभी वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट थे कुछ, वो आपको नहीं करवा रहे अभी, कोई दिक्कत होगी तो फिर करवा देंगे। फिर जो ऐसे क्वेश्चन थे देखो, फिर उसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके, जो मतलब मैं पेपर करवाता हूँ आपको, जैसे ग्रुप एंडरिंग रियल एनालिसिस, जो सर पेपर करवाते हैं वो सर ही करवाएंगे उनके तो, लेकिन जो मैं करवाता हूँ पेपर उनका मैं आपको करवाता हूँ। एक जैसे रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है कुछ, वो मैं करवाता हूँ आपको। ये मैट्रिक्स स्पेस दी गई है 1 if x equal to 0 and sorry 0 if x equal to y and 1 if x not equal to y। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था इस मैट्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है, आप जानते हो इसका क्या नाम है? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक बात है। अब नीचे पूछा गया है कुछ मैट्रिक के एग्जांपल दिए गए हैं, 56 क्वेश्चन था आपके टेस्ट में, ये 57 क्वेश्चन मैं उसी टॉपिक के करवा रहा हूँ जिनकी थ्योरी मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन था वो ये पूछा गया कि नोट ए बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, कि इनमें से कौन सा बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। और जो सारे ऑप्शन लिखने के बजाय आपको सीधा समझा दूं, ये है R के ऊपर, ये बाउंडेड नहीं हो सकता। ये कैसे बाउंडेड हो सकता है? जैसे मैं x की वैल्यू 0 मान लूं और इस y की 1 लाख मान लूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 लाख आ जाएगी। x की 0 मान लूं, इसको 10 लाख मान लूं, 10 लाख आ जाएगी। जब मुझे यही नहीं पता इसकी वैल्यू कहां तक रुकेगी, तो बाउंडेड नहीं हो सकता। ठीक बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत 58, बहुत आसान है भी, x ए मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली। कब होता कंप्लीट? जो सीधी स्टेटमेंट है इफ एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जिसमें प्रत्येक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बन जाए तो वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्लीट नहीं है, और ऑप्शन दिए गए हैं R Z और C। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका, ये सेकंड ऑप्शन है ये C। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फोर्थ है ऑपरेंट इंटरवल 0 पर। तो पूछा गया कंप्लीट कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो बच्चों है कौन सा कंप्लीट नहीं है, वो 0 1 नहीं है। क्यों नहीं? देखो 1/n की एक सीक्वेंस मान ली जो इसमें है, और वो इसके अंदर कोशी है, क्योंकि इसके टर्म में बहुत ज्यादा नजदीक है, बट ये कन्वर्ज किसको कन्वर्ट कर रही है? 0 को। लेकिन 0 तो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो इसके अंदर हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो कोशी है बट कन्वर्जेंट नहीं है। इस वजह से ये क्या आपका नॉट कंप्लीट। ये पूछा गया था कि नॉट कंप्लीट कौन सा है, बाकी सारे जो है कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। कुछ और भी क्वेश्चन रहते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन ना समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अपना जो ग्रुप है उसमें कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप पर्सनली मैसेज कर लेना। और ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जो एंट्रेंस होगा बहुत कम टाइम बचा हुआ है,
और बच्चों जो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होके एज इट इज मिल जाएंगे एंट्रेंस में और एडमिशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा है, आप कर लेना, कुछ दिक्कत तो पूछ लेना।